अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़फ़ फ़ख़र में खुश आमदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का जनाब आज फिर एक गैर रस्मी इजलास हुआ है और इस गैर रस्मी इजलास का पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा ये सामने आया है कि जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए जो ट्रिब्यूनल है उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, वहाँ पर आके ही जनाब उन्होंने जाली डिग्री का गुस्सा उतारना शुरू कर दिया है और जाली डिग्री का डंडा बनाकर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान उनके या जीते हुए MNAs उनके सामने खड़े थे, मार मार के पायन उन्होंने ना सिर्फ दुम्बा आता है बल्कि उनके ऊपर हैवी किस्म के जुर्माने भी कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से है कि ये जो गैर रस्मी मुशावरत है ये इस वक्त एक दबाव के टूल के जरिए भी इस्तेमाल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस गैर रस्मी मुशावरत के अंदर वो तमाम जज साहिबान मौजूद थे जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ISI की मुबैना मुदाखलत के हवाले से खत लिखा था और उनको ये बताया था कि पायन ISI को समझाओ ऐसा नाटका बंद करी जा रहे हैं। और फिर यह खबर भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इस गैर रस्मी मुशावरत के बाद ये जो जज साहिबान थे ये बाजमात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में पहुंचे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और जजेस के खिलाफ चलने वाली सोशल मीडिया कैंपेन के ऊपर भी इजहार तशवीश किया। ख़ास तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की मुबैना जाली डिग्री के हवाले से सोशल मीडिया पर मचने वाले उदम या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर होने वाली तनकीद के ऊपर तशवीश का इजहार भी किया और जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब को इस बात पर मजबूर भी किया कि वो इस मामले का जो है वो नोटिस लें, जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से इस मामले का नोटिस लिया गया है। और आज शाम 4 बजे जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक बाज़ाब्ता फुल कोर्ट इजलास सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और सोशल मीडिया पर जो कैंपेन दीगर जज साहिबान के खिलाफ चल रही है उसके ऊपर गौर किया जाएगा। और फिर इस फुल कोर्ट मीटिंग के ख़त्म होने के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मुलाकात का एक एलामिया भी जारी किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आग लगी है जनाब, अब ये इसके पांबड़ बचने का जनाब आ गया है टाइम, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस मीटिंग के बाद जैसे ही अदालती कार्रवाई का आगाज किया तो उससे ही इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का मोमेंटम क्या है। इस मीटिंग के बाद जो है जनाब फौरी तौर पर 2 अहम वाक़यात रूनुमा हुए जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उसमें से जनाब पहला वाक़या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान हाल मुकीम अडियाला जेल ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट पर एक तगड़ा रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है। और उसके साथ जो दूसरा इम्पॉर्टेंट नुक्ता आया है सामने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर इंतखाबी नताइज में रद्दो बदल के इंकशाफ की सूरत में इसी ही अदालत के रूबरू सामने आया है जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। इसका मतलब ये है कि ये मामला इस वक्त कम नहीं हो रहा बल्कि इस मामले के अंदर शिद्दत आती जा रही है। जैसे ही ये जो 3 हलकों की मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया तो इसके साथ ही जनाब मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से बयान हल्फी तलब किए और उनका ये मानना था कि जनाब पिछली समाअत के ऊपर आपसे कहा गया था कि आपने बयान हल्फी जमा कराने हैं, आपने अभी तक बयान हल्फी जमा भी नहीं कराए और उसके साथ साथ आपने जो फॉर्म 45 हैं उनकी तफसीलात भी या उनकी मुसद्दका नकूल भी अदालत के अंदर जमा नहीं कराई। ऐसा क्यों हुआ? जिस पर मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं उनके वकला की तरफ से अदालत को ये बात बावर कराई गई कि जनाब आपके ऑर्डर को बाद में सस्पेंड कर दिया गया था, लिहाजा हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जनाब ये कार्रवाई दोबारा शुरू होनी है या नहीं शुरू होनी। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इजहार बरहमी किया और उन्होंने कहा कि आपका काम अदालत के अहकामात की बजा आवरी है। ये कैसे हो सकता है कि अदालत ने आपको हुक्म दिया हो और आपने इसकी पैरवी ना की हो। जिसके बाद जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जनाब राजा खुर्रम नवाज़ को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने
کا हुक्म भी दिया और उनको 20,000 रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। इसके बाद जनाब नंबर आता है तारिक फजल चौधरी साहब का। तारिक फजल चौधरी साहब से भी इसी बाबत में सवाल होता है और तारिक फजल चौधरी साहब के वकील उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। तो जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब उनको इंटरप्ट करते हैं और पूछते हैं कि जनाब आप कौन हैं। तो उनकी तरफ से बताया जाता है कि जनाब मैं तारिक फजल चौधरी का वकील हूँ। तो उसके बाद जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब कहते हैं कि आपका तो वकालतनामा ही मौजूद नहीं है, आप इस केस के अंदर अपने दलाइल नहीं दे सकते, जाकर नौकर चबाया जाके। और उसके बाद तारिक फजल चौधरी साहब खुद रोस्ट्रम पर आते हैं और आके इस बात का जो है वो इजहार करते हैं कि जनाब जब मेरे पास वकील ही नहीं होगा तो मैं कैसे ये मामला को लेके आगे चलूँगा। बराह करम मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए ताकि 1 हफ्ते के अंदर मेरे वकील की तरफ से वकालतनामा भी जमा हो जाए और वो उस रिकॉर्ड का जायज़ा भी ले ले जिसको जनाब फाजिल अदालत ने तलब किया है। जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब एक मरतबा फिर जनाब हत्थे से उखड़ जाते हैं और उनसे ये बात का तकाजा करते हैं कि जनाब ये जो इलेक्शन एक्ट का रूल 144 है उसको पढ़ा जाए। और उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब कहते हैं कि इस रूल के मुताबिक ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होना है और 180 दिन के अंदर फैसला होना है। इसके मुताबिक फरीकैन को 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करना है, ये पाबंदी है इस रूल के तहत। फिर वो सेक्शन 47 का हवाला देते हैं और उसमें ये बताते हैं कि जवाब के साथ बयान हल्फी भी जमा होना है, लिहाजा इसके अंदर किसी तरह का कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। और इसके बाद जनाब तारिक फजल चौधरी साहब को भी जो जुर्माना है 20,000 रुपये का, वह जवाब जमा ना कराने पर वो उनको 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपका वकील पायन 24 घंटे काम करे थे 48 घंटे काम करे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगले जो समात है यानी परसों उस तक आपको जवाब भी जमा कराना है और आपको अपने वकील की खदमात भी हासिल करनी है। इसी दौरान वकील इलेक्शन कमीशन ये फाजिल अदालत को आगाह करते हैं कि आरओ की तरफ से 15,000 रुपया जुर्माना जमा करवा दिया गया है, लेकिन उनका ये मानना है इलेक्शन कमीशन के वकील का कि पहले इन तमाम ये जो ट्रिब्यूनल के अंदर दरख्वास्तें आई हैं उनका काबिल समात होना देख लें, क्योंकि ये इंकशाफ बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है जो आज अदालत के रूबरू वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया। उनका ये कहना है कि लाहौर में इलेक्शन पिटीशंस दायर हुई थी, उसमें से 50% इलेक्शन जो पिटीशंस हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं। लिहाजा पहले ये देख लिया जाए कि जनाब ये जो है इलेक्शन पिटीशंस ये काबिल समात हैं या नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी जो अदालत है उसने इस इस्तदा को मानने से इनकार कर दिया। और फिर इसी दौरान ये नुक्ता भी सामने आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और इस हवाले से डॉन की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया और उस रिपोर्ट का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात बताई गई कि जनाब ये इंकशाफ सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी ऑफिशियल गूगल ड्राइव पर महफूज करदा फॉर्म 45 को अपडेट करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम 41 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के नताइज में तरमीम की है। और उसका जिक्र करते हुए डॉन अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया गया और ये बात कही गई कि अगरचे ये वाज़ेह नहीं है कि दस्तावेज़ात में क्या तरमीम की गई, लेकिन इस इक़दाम ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठा दिए हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब मुल्क में इंतखाबात से मुतल्लिका कई तनाज़ात फैसले के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू हैं। इस मौके पर वो तमाम की तमाम तफसीलात जो है वो उससे आगाह किया गया कि जनाब कौन कौन से हलके थे, कहाँ कहाँ पर जो है नताइज के हवाले से रिकॉर्ड के अंदर तरमीम की गई है। फिर उनको ये बताया गया कि जो अहम तरीन हलके हैं जिसके अंदर तब्दीली की गई है उसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का हलका PP 1
159, उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खाली करदा नशिस्त PP 164, PP 150 जिससे इस्तेहकाम पाकिस्तान के अलीम खान ने कामयाबी हासिल की थी। इसके साथ साथ पंजाब के 10 हल्के जिसमें NA 99, NA 101, NA 103, NA 104 फैसलाबाद के हल्के शामिल हैं। यहाँ पर जो है चारों हल्कों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PTI के उम्मीदवारों से हार गए थे और इसी में जो इन्हीं 4 हल्कों में से एक हल्के पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा ने NA 104 से कामयाबी हासिल की थी। लाहौर की 2 कौमी नशिस्तें हैं जिसका डाटा तब्दील किया गया है मुबैना तौर पर। इनमें NA 118 शामिल है जहाँ से हमज़ा शहबाज ने PTI की आलिया हमज़ा मलिक को शिकस्त दी थी। NA 121 शामिल है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रोहेल असगर आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादर से हार गए थे और वसीम कादर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए थे। इसी तरीके से दीगर हल्के शामिल हैं जहां पर कुछ तब्दीलियां की गई हैं और इस हवाले से ये जो रिपोर्ट है इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि जो बाद में ये बात सामने आई है, जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है तो इसके आगे भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि एक NGO थी और उस NGO ने उसने इस हवाले से इंकशाफ किया था कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45 कुछ हलकों के फॉर्म 45 मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ पर फॉर्म 45 की जगह पर फॉर्म 46 को अपलोड किया गया है। इस पर इलेक्शन कमीशन से डॉन ने गुफ्तगू करते हुए इस बात का जिक्र किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के अरकान ने दावा किया कि अगर कुछ फोल्डर्स में फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 46 अपलोड किए गए हैं तो ये एक नादानिस्ता गलती थी और इसके पीछे कोई बुरा इरादा नहीं था। उनका ये मानना था कि जहां पर फॉर्म 45 की जगह पर फॉर्म 46 गलती से अपलोड किए गए, डाटा में तब्दीली सिर्फ ये है कि फॉर्म 46 को वापस निकाल लिया गया है और उन हलकों के जहां जहां पर पोलिंग स्टेशन से गलती से फॉर्म 46 जमा कराए गए थे वहां पर फॉर्म 45 अपलोड कर दिए गए हैं। इसके पीछे कोई बैड इंटेंशंस नहीं थी। उनका ये कहना है कि इस मरहले पर फॉर्म 45 को तब्दील करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इन दस्तावेज़ात की कॉपियां उम्मीदवारों के पास पहले से मौजूद भी हैं और कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने भी आ चुकी हैं। तो उनकी तरफ से ये वजाहत सामने आई। अलबत्ता जो सूरत हाल है इस वक्त, जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये मामला ना सिर्फ अब कुछ ज़्यादा संगीन होता जा रहा है, बल्कि ये जो मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात एक दूसरे पर सामने आ रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। 6 जज साहिबान अगर मुलाकात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस से तो वो यकीनी तौर पर इसी मामले के लिए ही है कि जनाब सोशल मीडिया पर हमारी करैक्टर असैसिनेशन हो रही है और अगर पहले वाले मामलात का नोटिस ले लिया जाता तो अब इस तरह की सूरत हाल ना होती। लेकिन इस मुलाकात के बाद जैसे ही फुल कोर्ट का मामला सेटल डाउन होता है कि जनाब फुल कोर्ट होगा और उसके अंदर इन तमाम मामलात के ऊपर गौर होगा और फिर इसके ऊपर एक बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी किया जाएगा, तो इसका मतलब यह था कि इस इशू को एड्रेस करने का फैसला किया गया है। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म होती है ये खबर सामने आ जाती है कि जो PTI एक तगड़ा रेफरेंस दायर करने जा रही है जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़, जिनसे ये जज साहिबान जाके मुलाकात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़ास तौर पर टारगेट करके दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और उनको रेफरेंस की धमकी दी जा रही है कि जनाब आपके खिलाफ भी रेफरेंस आ जाएगा अगर आप जो है वो आपने इमरानदारों की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट ना की। तो ये वाक़तन एक संगीन किस्म का एक्ट है और इसका नोटिस लिए जाना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हर एक का जो इश्यूज़ हैं उसने अल्टीमेटली अदालतों में ही आना है। और अगर अदालतें पोलराइज हो चुकी हों, अगर अदालतें इमरानदारों और आइनदारों के दरमियान तकसीम हो चुकी हो, तो ऐसी सूरत हाल में आइनदारों के लिए इमरानदारों और इमरानदारों का आइनदारों के हवाले से जो फ़ैसले हैं वो मुतनाज़ा ही रहेंगे और मुतनाज़ा फ़ैसलों की बुनियाद पर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। लिहाजा आज का दिन इस वजह से
اہمیت کا حامل بھی ہے کہ ایک جانب اس ایشو نے زیر بحث آنا ہے تو دوسری جانب ممکنہ طور پر ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو سماعت آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت دی جا رہی تھی تو اس سماعت کا کچھ فائنل آؤٹ کم بھی ممکنہ طور پر سامنے آ سکتا ہے. لہٰذا آج کا دن سیاسی طور پر بھی اور عدالتی محاذ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ذرا گرما گرم رہے گا اور دیکھتے ہیں کہ جناب یہ آج فل کورٹ سے کون سی چیز باہر نکلتی ہے اور یہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو سماعت ہے اس کا حتمی نتیجہ کیا سامنے آتا ہے. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.